Hi, hello Mani. Good evening. Everyone, my voice and video audible? Okay, fine, great. So guys, लास्ट क्लास वाला टॉपिक किस किस को क्लियर था? लास्ट क्लास में जो हमने किया था, हाउ टू डिफरेंशिएट, हाउ टू एक ट्रांजैक्शन में से कैसे हम दो अकाउंट्स को निकालते हैं, किस किस को क्लियर है वो टॉपिक? ओके, गुड। सो गाइज आज हम जो कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं उसमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है हमारा। दो दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम अकाउंट्स को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कैश बेसिस एंड सेकंड हमारा होता है एक्रूअल बेसिस। ए डबल सी आर यू ए एल, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये दोनों ही चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स बनाते टाइम हमको कुछ अपने जो पुराने हमने अभी तक पढ़ रखे हैं, हमने अपने 15-16 साल के अंदर जो जो भी पढ़ा है, वो 15-16 साल, एक मिनट, ओके। तो हमने हमने जो जो भी अभी तक पढ़ा है वो सारा का सारा हम उसको जो है भूल के थोड़ा सा डिफरेंट वे में अब सोचेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एक्रूअल वर्ड आपके लिए न्यू एक बहुत वर्ड होगा। या गुड इवनिंग सिद्धार्थ। ठीक है, बट ये एक कंसेप्ट हमको समझना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट हमको क्लियर होगा तो आधे अकाउंट्स की लड़ाई तो हम वैसे ही जीत गए। ये अकाउंट्स, ये अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम जो है हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। ठीक है, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो हम आज तक जिस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज के साथ डील कर रहे थे वो हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, जिसमें हम फ्यूचर में जो अभी हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जो अब हम डील करेंगे वो हम करेंगे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हमको जो अभी तक हम पैटर्न फॉलो कर रहे थे वो वाले पैटर्न को भूलना पड़ेगा और एक नए पैटर्न में अपनी मेंटालिटी को लाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को हमको छोड़ना पड़ेगा और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अपने आप को लाना पड़ेगा। सो पहले तो हम समझते हैं जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो था क्या जो हमने आज तक पढ़ा नहीं, बेसिकली आज तक हम करते आ रहे थे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने मार्केट गए, मार्केट से हमने चॉकलेट खरीदी, मार्केट से हमने चॉकलेट खरीदी, उनको 10 रुपए दिए, हम खर्चे में डाल देते हैं। मार्केट गए, मार्केट में हमने जाके कार खरीदी, हम उसको खर्चे में डाल देते हैं। हमने सैलरी जो है वो पे करी, 7 अप्रैल को हमने सैलरी पे करी अपने मेड की, हम उसको खर्चे में डाल देते हैं। हमने मार्केट में गए और मार्केट में जाके हमने एक टॉय परचेज करा उधार पे, टॉय परचेज करा उधार पे, हम उसको खर्चे में डाल देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज जो होती है उसको जैसे ही परचेज करते हैं हम उसको उठा के अपने खर्चे में डाल देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं जी टॉय परचेज जो हमने करा ये हमने करा 7 तारीख को और पैसे दिए इसके 10 तारीख को, तो खर्चा 7 तारीख को माना गया या 10 तारीख को माना गया? गाइज अगर 7 तारीख को हमने परचेज करा टॉय, उसके पैसे 10 तारीख को दिए, तो खर्चा 7 तारीख को माना गया या 10 तारीख को माना गया? यस, खर्चा 10 तारीख को माना गया। ये हम आज तक करते आ रहे थे, ये हम आज तक पढ़ते हैं। ध्यान रखना है इस वाले एग्जाम्पल पे, मैं वापस आऊंगा घूम के। हम आज तक यही पढ़ते आ रहे थे। ओके, मैंने एक जो है एक
बुक परचेज करी। मैंने उन भैया को बुक के लिए एडवांस में जो पैसे दे दिए, वो पैसे मैंने उनको दे दिए 12 तारीख को, बट बुक उन्होंने दी मुझे 15 तारीख को। तो कैश मेरी जेब से कब चला गया? 12 तारीख को। बुक मेरे पास कब आई? 15 तारीख को। तो हमारा खर्चा कौन सी तारीख को हुआ? 12 तारीख को। ठीक है ना गाइस? यही हम पढ़ते आ रहे हैं कि जिस दिन पे हमने कैश दे दिया उस दिन पे हमारा खर्चा हो गया। ठीक है ना? ये हमारा था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये हम गलत पढ़ रहे थे। ठीक है, टू बी क्लियर, हमने आज तक जो पढ़ा है वो सब गलत पढ़ा है और इसको हम भूल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से अकाउंट्स नहीं बनता। अकाउंट्स बनता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो हमें बोलता क्या है? वो हमें कोई स्पेशल एक चीज बताता है जो कहता है जी आप पुरानी वाली चीजों को बोलो, मैं एक नया पैटर्न बताऊंगा, उस नए पैटर्न पे आप आ जाओ। ठीक है, तो गाइस अभी के लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो आप जानते हो, जो 11 साल, जो आपने अभी 15-16 साल में पढ़ा, उस सबको भूल जाओ। हम एक नए अकाउंटिंग सिस्टम पे आते हैं जिस अकाउंटिंग सिस्टम का नाम है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जिंदगी भर हम ये वाला बेसिस पढ़ेंगे, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम एक टाइमलाइन बनाते हैं। ठीक है, तो लेट्स मेक अ टाइमलाइन। दिस इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, हमने 5 महीने ले लिए। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, दिस इज द एंड ऑफ द मंथ। तो इसको मैं 1 अप्रैल एंड इसको 30 अप्रैल बोलूंगा। तो गाइस 30 अप्रैल इज 1 मई एंड 30 मई। 1 जून, या इसको मैं बोल लूँ 30 जून, 1 जुलाई, 30 जुलाई, 1 अगस्त या 30 अगस्त। ठीक है, अकाउंट्स में हम एक दिन को ऊपर नीचे को कुछ नहीं मानते, एक दिन वो सेम होता है, चाहे मैं उसको लास्ट ऑफ द मंथ बोलूं या अगले दिन का फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ बोलूं, वो सेम होता है। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें बोलता है, वो ही कहता है जी आप अभी तक सिर्फ और सिर्फ जब आपने कैश दिया और तब आपने खर्चा मान लिया, तो कैश और खर्चा, आप इसको अलग अलग चीजें नहीं मान के चलते, आप इसको एक चीज मान के चलते हो। आप मानते हो जब कैश गया तब खर्चा हो गया, तो खर्चा बेसिकली एक्सपेंस तो आपने कुछ माना ही नहीं ना, आपने तो कैश को रिकॉर्ड कर लिया। वो कहते हैं जब आप हर कैश देने पे खर्चा मानते हो, तो इन दैट केस यू आर ओनली रिकॉर्डिंग कैश, यू आर नॉट रिकॉर्डिंग एक्सपेंस। यहाँ पे हम इनको दो अलग अलग चीजों में डिवाइड कर देते हैं। वो कहता है खर्चा अलग चीज है और कैश अलग चीज है। कैश आपका तब आप लोगे जब एक्चुअली में कैश ट्रांजेक्शन होगा, और खर्चा तब आप मानोगे जब सर्विसेज या गुड्स रिसीव्ड या पेड, गिवन। यहां पे हमने इन दोनों चीजों को ना अलग अलग कर दिया। वो कहता है जी कैश जब एक्चुअली में कैश रिसीव हुआ या पे हुआ उसको तब मानोगे, खर्चा जब सर्विसेज या गुड्स रिसीव हो रहे हैं या उनको दे रहे हो तब मानोगे। ये दो चीजें अलग अलग कर दी। अब हमने, अगर ये हमारे घर पे एक मेड लगी हुई है, उस मेड को हमने 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक उसकी सर्विसेज यूज करी, बट उसको पैसे हमने दिए 7 मई को। ठीक है, हमने उसकी सर्विस कब यूज करी? 1 मई से लेके 30 मई तक, बट उसके हमने पैसे कब दिए? 7 मई को।
उस केस के अंदर हमने बोला कि सर्विसेज अप्रैल मंथ में यूज हुई हैं, तो एक्सपेंस वो कौन से महीने का होगा? अप्रैल का। यहां पे हम एक्सपेंस खर्चे के हिसाब से, कैश के हिसाब से नहीं मानते। सर्विसेज जिस महीने में दी हैं या सर्विसेज जिस महीने में ली हैं, हम उस महीने का उसको एक्सपेंस या इनकम मानते हैं। तो सर्विसेज हमने कब उसकी यूज करी? अप्रैल, 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। तो एक्सपेंस भी कौन से महीने का मानेंगे? अप्रैल। कैश हमने कौन सी दिन पे दिया जी? मई, 7 मई। तो हम उसको कैश का कैश कौन से दिन पे पेड मानेंगे? मई महीने। सो एक्सपेंस ऑफ अप्रैल एंड कैश ऑफ मई, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर हम आपके मेथड से करते तो आप तो जिस दिन पे 7 मई को आपने पैसे दिए, आप तो कहते जी 7 मई को ही पैसे गए और 7 मई को ही खर्चा हुआ। उससे आप उससे ना पहले खर्चा मानते ना बाद में खर्चा मानते। आप खर्चा कौन से दिन पे मानते? जिस दिन पे आपका एक्चुअली में पैसा क्या कहते हैं गया आपके पास से, आप उसको उस दिन का खर्चा मानोगे। आप उसको ना कि उस दिन का खर्चा मानते पहले स्टार्टिंग में कैश बेसिस पे जब आपने सर्विस यूज करी। क्लियर गाइस? ये वाली चीज क्लियर है सबको? ये क्लियर है गाइस आपको कि हमको एक्सपेंस अप्रैल महीने में होगा। एक्सपेंस एक्चुअली क्या होता है, हमने कोई 30th तारीख को उसकी सर्विस नहीं यूज की, हमने पूरे अप्रैल में उसकी सर्विस यूज की है। जब पूरे अप्रैल में हमने उसकी सर्विस यूज करी है तो पूरे अप्रैल का खर्चा माना जाएगा, कोई 30th तारीख का खर्चा नहीं माना जाएगा। निताक्षी वो जो होगा आपका 10 मिनट्स का दोबारा से भी रिपीट हो जाएगा, ठीक है? वापस हम रिपीट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो आपका जो है वो जो अप्रैल महीने है वो पूरा का पूरा अप्रैल महीने का आपका खर्चा माना जाएगा, ना कि आपका एक स्पेसिफिक 30th या 25th का खर्चा माना जाएगा। बट कैश 7 मई को पे कर रहे हो तो कैश आपका 7 मई को पेड माना जाएगा। ठीक है? एक्सपेंस के साथ एक्चुअली होता क्या है, एक्सपेंस ना कुछ ड्यूरेशन में होता है। सैलरी 1 महीने की देते हो तो खर्चा 1 महीने की ड्यूरेशन में हुआ। ठीक है? आपका रेंट 1 महीने का देते हो तो खर्चा 1 महीने की ड्यूरेशन का हुआ, तो उसको आप एक स्पेसिफिक डेट का खर्चा नहीं मान सकते। वो आपका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन का खर्चा है। तो वो जो ड्यूरेशन का खर्चा है आप उसको ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेके चलो। ठीक है? सो आपका खर्चा ऑफ अप्रैल एंड कैश गया 7 मई को। ठीक है? मैं इसी के आगे कंटिन्यू करता हूँ। हमने उसको 7 मई को, उसने जो सर्विस दी उसका 1 महीने का सैलरी बनती है 100 रुपए। 7 मई को मैंने उसको 200 रुपए पे कर दी। मैंने उसको बोला ठीक है जी तुझे पैसे की जरूरत है तो मैं तुझे अप्रैल एंड मई इन दोनों की सैलरी 200 रुपए मैं आपको इसी महीने में पे कर देती हूँ। ठीक है? तो सबने बोला कि मैं आपको 7 मई को ही दोनों सैलरी पे कर देता हूँ। अब अप्रैल महीने में खर्चा कितना हुआ? अप्रैल महीने का खर्चा कितना माना जाएगा? निताक्षी 200 नहीं माना जाएगा। हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा जितने की वैल्यू का हमारा एक्चुअली में सर्विस यूज हुई है उतने का ही खर्चा माना जाता है, कैश के बेसिस पे खर्चा नहीं माना जाता। सो हमारी सर्विस यूज हुई थी 100 रुपीज की, तो खर्चा अप्रैल के महीने में कितना माना जाएगा? 100 रुपीज। मई के महीने का खर्चा कितना माना जाएगा? हर्ष 100 रुपीज, 200 नहीं आएगा क्योंकि मई के महीने में कैश मेरी जेब से 200 रुपए गया, बट सर्विसेज कितने की यूज करी मैंने? 100 रुपीज की। तो इट डजेंट मैटर कि मेरी जेब से कैश कितना गया। कैश इज अ डिफरेंट थिंग, एक्सपेंस इज अ डिफरेंट थिंग। मैंने नीचे लिखा भी हुआ है
कि एक्सपेंस सिर्फ उतना ही माना जाएगा जितना कि सर्विसेज मैंने रिसीव, गुड्स या सर्विसेज या तो रिसीव करे हैं या दिए हैं। ठीक है, तो आपका इतना माना जाएगा। मैंने जून महीने की सर्विसेज यूज कर ली, पैसे बोला अभी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे रहा आपको पैसे, बाद में दूंगा। जून महीने में खर्चा कितना माना जाएगा? 100। और जून महीने में कैश पेड कितना माना जाएगा? 0। सो कैश पेड एंड एक्सपेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। जुलाई महीने में मैंने उसकी सर्विसेज सिर्फ 15 दिन यूज करी, बट मैंने ऑलमोस्ट 25 जुलाई को उसको बोला कि मैं आपको 300 रुपए दे देता हूं। ठीक है, तो जुलाई महीने में मैंने 15 दिन सर्विसेज यूज करी, तो जुलाई महीने का खर्चा कितना माना जाएगा? यस, 50 रुपीज। जब हमने उसको आधे महीने सर्विस यूज करी तो आधे महीने के बराबर का खर्चा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस सिर्फ वो वाला माना जाता है जितना सर्विसेज या गुड्स रिसीव्ड या पेड होते हैं, बट जुलाई महीने में कैश पेड कितना माना जाएगा? जुलाई महीने में कैश पेड कितना माना जाएगा? यस, 300। सो एक्सपेंस एंड कैश, ये दो अलग अलग चीजें हमारे पास हो जाती है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम एक्सपेंस और कैश एक ही चीज मानते थे। हम मानते थे कि जिस टाइम पे हमारा खर्चा हुआ उसी टाइम पे हमने उसको कैश में पे कर दिया। एक्रूअल बेसिस में हम खर्चे को और कैश को दो अलग अलग चीजें मान लेते हैं, या इसको मैं एक्सपेंस बोल सकता हूँ या मैं इसको साथ के साथ इनकम भी बोल सकता हूँ। अगर रिसीव की बात हो रही है तो वो इनकम हो गई, और पे की बात हो रही है तो वो खर्चा हो गई। ठीक है, ओके। हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अब देखो गाइस, मैंने आपको एक बहुत पहले वाली क्लास में एसेट्स एंड एक्सपेंसेस में एक डिफरेंस बताया था, आपको याद हो तो? मैंने आपको एसेट्स और एक्सपेंसेस में डिफरेंस बताया था। ठीक है, जिन्होंने वो क्लास अटेंड करी होगी उनको याद होगा। ओके, तो आपका, हम यहाँ पे, मैं आपको एसेट्स को बता रहा हूँ, हम एसेट्स को जो है वो एसेट्स क्यों मानते हैं। ओके, मैंने एक कार खरीदी। जो कार है वो कार आपकी आई 5 लाख रुपए की, और ये कार 5 साल यूज होगी। ठीक है, तो कार कितने की आई? 5 लाख रुपए की। और कार आपकी यूज कितनी होगी? 5 साल। 1 मई को मैंने ये कार खरीदी, तो 1 मान लो, 1 अप्रैल को मैंने कार खरीदी, तो 1 अप्रैल 2019 में मेरी जेब से कैश कितना गया? 1 अप्रैल 2019 को मेरी जेब से कैश कितना गया? 5 lakhs। दिस इज क्लियर। अब एक्सपेंस हमने बोला कि ये कोई स्पेसिफिक डेट का तो होता नहीं है, तो अगर मैं बोलता हूं ईयर 1920, 1920 मतलब 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक मेरा खर्चा कितना हुआ? यस, खर्च, एसेट्स जो होते हैं हमने उसको बोला ही इसलिए एसेट्स, क्यों? क्योंकि हमारा एक्रूअल बेसिस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जो उस साल में हमने कार की वैल्यू यूज करी, सिर्फ उसी को ही हम एक्सपेंस में डाल सकते हैं। हम जितनी उसकी वैल्यू यूज नहीं हुई उसको हम एक्सपेंस बोल ही नहीं सकते। इस वजह से हमने इसको 5 लाख 5 साल में डिवाइड करके 1 लाख का खर्चा बोला, और रिमेनिंग जो 4 लाख है हमने बोल दिया जी आपके एसेट्स है। तो एसेट्स का जो यूज हुआ इस केस के अंदर वो हुआ ही इसलिए बिकॉज वी कैन, एज पर द एक्रूवल कंसेप्ट, हम उस 5 लाख को फर्स्ट ईयर के एक्सपेंस नहीं मान सकते। अब बात आती है 20 की। 20 में कैश कितना गया?
कार के लिए कैश कितना गया? 0। बट 20 में खर्चा कितना हुआ? फिर से 1 लाख। क्यों? क्योंकि हम 1 लाख की वैल्यू जो है एज अ यूज कर चुके उस कार की। ये जो 1 लाख की हम वैल्यू यूज कर चुके, रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची? 3 लाख। दिस इज एसेट ऑफ दिस। और जो ये 1 लाख और 1 लाख यूज हो रहा है ना, ये हमारा वर्ड यूज होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है। सो एसेट्स जो हमारे बने, डेप्रिशिएबल एसेट्स जो हमारे बने, ये बेसिकली हमारे ये एक्रूअल बेसिस के हिसाब से ही बने। अगर एक्रूअल बेसिस नहीं होता तो हम पूरा का पूरा 5 लाख ही फर्स्ट ईयर में खर्चा मान लेते, और उस केस में एसेट नाम की चीज इस केस में बनती ही नहीं। क्लियर? तो हमारे एसेट्स बने ही इसलिए। ओके। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा एक एक्रूअल बेसिस का कंसेप्ट और देखो। ओके। हमारा दिस इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, ये हमारे 4 महीने। 7 अप्रैल को हमने गुड्स का ऑर्डर दिया, गुड्स परचेज करने का ऑर्डर दिया। ठीक है। 10 मई को हमको ऑर्डर गुड्स का रिसीव हो गया। गुड्स मतलब मेरे पास आ गए। 20 जून को मैंने पेमेंट कर दी। बेसिकली गुड्स जो मैंने खरीदे, तो वो मेरे गुड्स जो है, मेरा खर्चा कौन सी डेट पे माना जाएगा? 7 अप्रैल, 10 मई, या 20 जून? गाइस मैंने अभी आपको बताया, कैश पेड इज नॉट खर्चा। जिस दिन मैंने सर्विस ले ली उस दिन हमारा खर्चा होगा, ना कि जिस दिन मैंने पे करा। पे करने को खर्चा नहीं बोलते। 20 जून को मैंने पे करा है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि 20 जून को मेरा खर्चा हुआ। क्यों? क्योंकि 20 जून जो है उस दिन तो मैंने कहा जी मैंने आपसे उधार ले रखा था, वो उधार मैंने पे कर दिया। नोरा, 7 अप्रैल भी हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल को तो मैंने उसको कहा जी आप बना देना। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल को मैंने सिर्फ उसको ऑर्डर दिया है, अभी तक उसकी साइड से मेरे को कुछ रिसीव नहीं हुआ। तो दैट्स वाई 7 मई को भी हम जो है आपका एक्सपेंस नहीं मानेंगे। एक्सपेंस जो हम मानेंगे वो मानेंगे 10 मई को। क्यों? क्योंकि 10 मई को एक्चुअली में मेरे को गुड्स रिसीव हो गए, और 10 मई को मेरी ऑब्लिगेशन पैदा होगी जी मुझे पैसे देने। तो जिस दिन मेरी ऑब्लिगेशन पैदा हुई कि जी मेरे को पैसा देना है, अब तो मेरा खर्चा हो गया, उस दिन मैं उसको आपका एक्सपेंस मान। तो 10 मई को हमारा वो एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। जो हमने 7 तारीख को ऑर्डर दिया, इसकी तो कोई एंट्री नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ना तो मैंने कोई एक्सपेंस करा, ना मेरी कोई इनकम हुई, ना मेरे पास कैश आया, ना मेरे पास कैश गया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। 10 मई को हम खर्चा मानेंगे कि हमने जी खर्चा करा और अभी पैसा देना बाकी है। 20 को हम बोलेंगे जी मैंने जिसको उधार था उसका उधार पे कर दिया। तो 20 को तो मैं सिर्फ और सिर्फ उधार की बात कर रहा हूं ना, 20 को तो हम खर्चे की बात ही नहीं कर रहे। 10 को हम बोल रहे हैं जी खर्चा हुआ और पैसे देने हैं। क्लियर गाइस? गाइस क्लियर है? ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं।
नहीं सिद्धार्थ, इसको 10 जून से 10 मई से 20 जून तक डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जो सर्विस होती है ना, सर्विस आपको जो रिसीव होती है वो ड्यूरेशन में रिसीव होती है। यहाँ पे हम गुड्स की बात कर रहे हैं, गुड्स आपको जो रिसीव होते हैं वो ड्यूरेशन में नहीं रिसीव होते, वो आपको एक साथ रिसीव हो जाते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं 1 घंटे तक आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी सर्विस आपको 1 घंटे तक मिल रही है, तो जो मैं अपनी फीस लूंगा उसको 1 घंटे की ड्यूरेशन की फीस बोलूंगा। बट आप रजिस्टर जाके लेते हो तो वो रजिस्टर आपको इंस्टेंटली एज अ गुड मिल जाता है, तो उसको आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा 1 घंटे तक रजिस्टर का खर्चा इतना हुआ, तो वो इंस्टेंट खर्चा होता है, गुड्स पे इंस्टेंट खर्चा होता है। सर्विसेज जो मिलती हैं वो टाइम ड्यूरेशन के साथ मिलती हैं, तो दैट्स वाई वो सर्विसेज जो होती हैं वो हम टाइम ड्यूरेशन पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आपने 13th को मुझे बोला कि सर आप चांदनी चौक जा रहे हो, हमारे लिए बुक ला देना। ठीक है, आपने मुझे 13th को बोला कि सर हमारे लिए बुक ला लेना, हम आपको 80 रुपीज एडवांस में देते हैं। मैं 14th डेट को चांदनी चौक गया और मैंने आपके बिहाफ पे बुक परचेज कर ली। ठीक है, मेरी बुक आई 120 रुपीज। मैंने आपको फोन करा और आपको बोला कि आप ऐसा करना, 80 रुपीज आपने मुझे दिए हुए हैं, बुक आई 120 रुपीज की, सो आप जो है मुझे 40 रुपए और दे देना। आपने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप परचेज कर लो हमारे लिए। 15 तारीख को मैंने आपको बुक दे दी, तो मैं 15 को बोलूंगा कि बुक गिवन। 16 तारीख को आपने मुझे 40 रुपीज भी दे दी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया सबको? 13th को आपने मुझे बुक लाने का ऑर्डर दिया और 80 रुपीज एडवांस दिए। 14th को मैंने आपके बिहाफ पे बुक परचेज करी और बुक आई 120 रुपए की, जिसके लिए मैंने आपको जो है कॉल करके कंफर्म कर लिया। 15 को मैंने आपको बुक दे दी और 16 तारीख को आपने मुझे 40 रुपए दे दिए। अब आपका खर्चा कौन सी डेट को हुआ? ओके, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं 14, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 15। ठीक है, ओके, तो मैं आपको ना 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बेसिस पे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस डेट पे आपने सर्विस यूज कर, किस डेट पे आपने गुड्स यूज कर लिए, आपने गुड्स परचेज कर लिया कि इस डेट के बाद तो अब मैं वापस नहीं कर सकता। किस डेट पे आपने गुड यूज कर लिए, परचेज कर लिए कि आप मैं इसके बाद वापस नहीं कर सकता? ओके, ये सब बोल रहे हैं 15। 14 तारीख को जब मैंने आपके बिहाफ पे गुड्स परचेज करी, बुक परचेज करी, तो क्या आप मुझसे वो लेने से मना कर सकते हो? मैंने अगर आपके बिहाफ पे बुक परचेज करी तो आप मुझे लेने से मना नहीं कर सकते ना। तो जब आप मुझे लेने से मना नहीं कर सकते हो तो खर्चा वो 14 तारीख को हुआ या 15 को हुआ? आपको 15 को बुक मिली, बट मैंने आपके बिहाफ पे तो 14 को खर्चा कर दिया ना। अगर आप मुझे मना कर सकते कि जी सर मत दो, तो मैं मान लेता, बट आप मुझे मना भी तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैंने आपको फोन करके कंफर्म करके 14 तारीख को परचेज कर दी। सो दैट्स वाई, चाहे आप खुद परचेज करो, चाहे आपने मुझे अथॉरिटी दे रखी है मैं परचेज करूं, जिस दिन पे आपने वो सर्विसेज या गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिर पे आ गई, चाहे आपने परचेज कर रखी है या दूसरे ने परचेज कर रखी है, उस टाइम पे वो आपका खर्चा हो। ठीक है, तो आपका एक्सपेंस कौन सी डेट पे हुआ? 14 तारीख को। 80 रुपए का एक्सपेंस हुआ या 40 रुपए का एक्सपेंस हुआ? थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, 11th क्लास में हो, 5th क्लास में नहीं हो। यस हाँ, 120 का एक्सपेंस हुआ।
ना ही 80 का एक्सपेंस हुआ, ना ही 40 का एक्सपेंस हुआ, क्योंकि आपके बिहाफ पे आपने सर्विस कितने की परचेज की हुई है, आपने गुड्स कितने के परचेज किए हुए हैं, 120 रुपीज। तो मैंने 120 के गुड्स आपके बिहाफ पे परचेज करे, तो आपका खर्चा कितना हुआ, 120, जिसमें से आपने 80 दे रखे थे और 40 नहीं दी। ठीक है, बाद में दिए आपने। तो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि 13th को कैश कितना गया और एक्सपेंस कितना हुआ। 13th को कैश कितना गया और एक्सपेंस कितना हुआ, एक साथ ही लिख दो, सी इतना, एक्स ओ ई इतना, सी इतना एंड ई इतना। कैश 80 गया एंड एक्सपेंस 0 हुआ। ठीक है, एक्सपेंस आपने, एक बच्चे ने अभी ऊपर गलत बोला, एक बच्चे ने 120 बोल दिया, तो 120 नहीं हुआ गाइस, आपका कैश 80 हुआ, एक्सपेंस 0 हुआ 13th को, क्योंकि 13th को तो आप मुझे 13th की शाम को कॉल करके मना कर सकते हो कि सर मत करना। आप मुझे 14th की मॉर्निंग में भी मना कर सकते हो कि सर मत करना। आप मुझे बुक परचेज करने से 5 मिनट पहले भी मना कर सकते हो कि सर मत करना। बट जिस दिन मैंने परचेज कर ली उस टाइम के बाद नहीं मना कर सकते। तो 13th को अगर हम बात करें तो कैश 80 एंड एक्सपेंस 0। 14th को कैश कितना, एक्सपेंस कितना, फोर्टींथ को, सिद्धार्थ गलत है, 14th की बात कर रहा हूं मैं। सांग्या गलत है। यस, 14th को कैश तो 0 हुआ ना, 14th को तो मेरी जेब से, एज अ स्टूडेंट आप अपनी जेब से बोलो, आपकी जेब से कैश थोड़ी गया, प्रगति आपकी जेब से 40 कैश 14th को गया है। तो जब आपकी जेब से 14th को कैश गया ही नहीं, तो कैश तो उस दिन 0 जाएगा ना। आपका 40 रुपीज कैश गया 16 तारीख को, तो अगर आप अपने बुक्स में लिखोगे तो 14 तारीख को कोई कैश नहीं गया आपकी बुक से, आपके पास से 0 कैश गया, तो कैश 0, बट खर्चा कितने का हो गया, 120। क्यों, क्योंकि कैश मेरा उस दिन गया नहीं और खर्चा हुआ 120। तो कैश अलग चीज होती है। आप कैश के टाइम पे सिर्फ ये देखोगे कि मेरी जेब से कितना कैश जा रहा है या आ रहा है। एक्सपेंस इनकम के टाइम पे देखोगे कि कितनी सर्विस या गुड्स जा रही हैं या आ रही है। ओके, 15th को कितना कैश या कितना एक्सपेंस हुआ, संगिनी दोबारा से सोचो। 15th को कैश 0 एंड एक्सपेंस 0। अक्षत अक्षत गलत है। आपका कुमकुम गलत है। 15th को ना तो मेरी जेब से कैश गया, ना ही मेरा कोई खर्चा हुआ, मेरे पास बुक्स आई हैं सिंपल। सो इन दैट केस खर्चा, मेरा खर्चा 14 को ही हो चुका है, कैश मेरी जेब से 16 तारीख को जाएगा। सो दैट्स व्हाई कैश 0 एंड एक्सपेंस 0। कुमकुम क्लियर है? ओके, 16th को कितना कैश एंड कितना एक्सपेंस, कैश 40 एंड एक्सपेंस 0। ये गलत है, सांग्या गलत है, हर्ष गलत है। हर्ष, एक्सपेंस जो है वो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। देखो, अच्छा मैं गाइस आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, हमारा एक चीज होती है कैश, एक चीज होती है एक्सपेंस। ठीक है, अब मुझे दोनों ही 120 करने। पहला मेरा कैश चला गया 80, 80 कैश चला गया, एक्सपेंस नथिंग। सेकेंड डे पे मेरा एक्सपेंस हो गया 120, कैश नथिंग। थर्ड डे पे कुछ भी नहीं हुआ। फोर्थ डे पे कैश चला गया 40 एंड एक्सपेंस नथिंग, टोटल 120 120। अल्टीमेटली तो कैश भी 120 जाना है और एक्सपेंस भी 120 जाना है, बट कौन से दिन पे कैश गया और कौन से दिन पे एक्सपेंस गया, ये चीज हमको बहुत इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करनी। क्यों?
क्योंकि इस चीज के बेसिस पे ही हम बुक्स में एंट्री करेंगे। ठीक है, हर्ष क्लियर आउट? सांग्या, हर्ष, आप दोनों को क्लियर है? सांग्या, इट्स सांग्या, नो सांग्या, संज्ञा, ओके, सॉरी। ओके, तो नेक्स्ट हम लेते हैं, ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं हम। आपका थर्टींथ, 14th, 15th, 16th, 17th एंड 18th। ठीक है, ओके। सो हमने गुड्स परचेज का ऑर्डर, परचेज ऑर्डर दिया 20 रुपए का। ठीक है, तो मैं गुड परचेज का ऑर्डर दिया 20 रुपए का। 14th को मैंने कैश पेड करा 5 रुपए। 15th को मेरे पास कैश पेड करा 10 रुपए एंड गुड्स रिसीव्ड हो गए मेरे पास 20 रुपए। 16th को कैश पेड करा 10 रुपए, परचेज ऑर्डर दिया 5 रुपए। 17th को कुछ भी नहीं हुआ। 18th को मेरे पास ओके, ये 15 गया, परचेज ऑर्डर दिया 15 का एंड गुड्स रिसीव हुए, कैश पेड 10 एंड रिसीव्ड 15। ओके, क्लियर गाइस? सो 13th को हमने ऑर्डर करा 20 रुपए का। 14th को कैश पेड करा 5 रुपीज का। 15th को कैश पेड करा 10 रुपीज का। आपका 15th को ही रिसीव्ड हो गए गुड्स 20 रुपीज के। 16th को कैश पेड करा 10 रुपीज, ऑर्डर दिया 15 रुपए का। 17th को कोई कैश नहीं पे करा, ना ही कोई रिसीव हुआ। 18th को कैश पे करा 10 रुपए एंड रिसीव हुआ 15 रुपए। ठीक है, सो टोटल कैश, टोटल एक्सपेंस। ठीक है, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th एंड 18th। ओके, 13th को गाइस कैश एंड एक्सपेंस कितना? 13th संज्ञा गलत है, सिद्धार्थ गलत है। 13th को तो गाइस ऑर्डर दिया है। ऑर्डर देने का मतलब ये थोड़ी हो मेरा खर्चा हो गया, अभी आपको बताया था ना ही मैंने कैश दिया है। ठीक है, कैश 5 कैसे दे दिया गौरी? 14th को दिया है मैंने कैश 5, 13th को थोड़ी दिया है मैंने। तो आपका 13th को तो ना ही मैंने कैश दिया और ना मुझे कुछ गुड्स रिसीव हुए, तो मेरा खर्चा हुआ। ठीक है, 14th को 14th को कैश मैंने दिया 5 रुपए और कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, तो खर्चा मेरा हुआ 0। ठीक है, 15th को कैश मैंने दिया 10 रुपए और खर्चा मेरा हुआ 20 रुपए। क्यों? क्योंकि यहां पे मेरे को 20 रुपए के गुड्स मिल गए।
अब चाहे मैंने वो पहले पैसे दे रखे हैं चाहे मैंने बाद में पैसे दे रखे हैं, उसका उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। वो कहते हैं जी 20 रुपए में से आप 5 दे चुके, आप 10 भी दे चुके हो, आपके 5 रुपए पेंडिंग है, ये आप बाद में दोगे, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा खर्चा 20 रुपए का होगा। ठीक है, जितने के मैंने गुड्स रिसीव करे, जितने की मैंने ऑब्लिगेशन करी, उतने का मेरा खर्चा हो। ओके, 16 को कैश 10 रुपए, और मैंने कोई भी सर्विसेज यूज नहीं करी हैं, सिर्फ ऑर्डर करा है। गौरी सिर्फ ऑर्डर करा है, अक्षत ऑर्डर करा, हाँ गौरी ऑर्डर करा है, प्रगति ऑर्डर करा है, तो ऑर्डर करने का मतलब खर्चा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑर्डर करते ही ऑब्लिगेशन नहीं होती, ऑब्लिगेशन उस टाइम पे आएगी जिस टाइम पे वो गुड्स मेरे को रिसीव होंगे या मेरे बिहाफ पे अगले वाले पर्सन ने वो परचेज करी। जैसे जब आपने मुझे बुक लाने का ऑर्डर दिया था तो ऑर्डर देते ही खर्चा नहीं हुआ था, जब मैंने परचेज कर ली थी उस टाइम पे खर्चा हुआ था, ना कि जिस टाइम पे मैंने आपने मुझे बोला लाने के लिए उसी टाइम पे खर्चा हो गया। ठीक है, 17 को कैश 0 एंड एक्सपेंस भी 0। 18 को कैश 10 एंड एक्सपेंस 15। यस, तो इसलिए हमारा जो है इस तरीके से टोटल डे टू डे, हम जिस दिन खर्चा कैश करते हैं देते हैं उस दिन कैश की एंट्री नोट करते हैं, जिस दिन खर्चा होता है उस दिन खर्चे की एंट्री नोट करते हैं, जिस दिन कैश और खर्चा दोनों हुआ है उस दिन दोनों की एंट्री नोट करते हैं। हम इसको टोटल देखते हैं तो कैश गया हमारा 35 एंड एक्सपेंस भी हो गया हमारा 35। अल्टीमेटली ये बाद में जाके हमेशा इक्वल ही होना चाहिए, हमेशा ये कैश और एक्सपेंस जो है ये बराबर बराबर ही आएंगे। ठीक है, बट आपका ये कभी कैश पहले हो सकता है, कभी खर्चा पहले हो सकता है। अगर सोचो, अगर मैंने कैश पहले दे दिया तो उसको हम बोल देंगे एडवांस। अगर मैंने खर्चा पहले ले लिया, मतलब सर्विसेज पहले ले ली एक्सपेंस की, तो हम उसको बोल देंगे क्रेडिटर। तो साथ साथ करी तो इन दैट केस इन दोनों के बीच में या तो एडवांस हो सकता है या आपका क्रेडिटर हो सकता है, और यही अगर इनकम के लिए होता तो इसके बीच में या तो डेटर हो जाता या एडवांस हो जाता। तो जिस फॉर्म में आपका एक्सपेंस और कैश ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होती, आगे पीछे होती हैं, चाहे कैश पहले हो जाए चाहे एक्सपेंस पहले हो जाए, उस टाइम पे आपके बीच में वर्चुअल अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं। उन वर्चुअल अकाउंट्स का नाम होता है एडवांस पेड, एडवांस रिसीव्ड, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ये सिर्फ और सिर्फ तब तक के लिए ओपन रहते हैं जब तक कैश और एक्सपेंस बराबर नहीं आ जाते हैं। ये डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन, एडवांस, ये सब आपके वर्चुअल अकाउंट्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का गैप भरने के लिए होते हैं। ठीक है, तो डेट, हाँ उसको हम एडवांस डेट भी बोल सकते हैं, जो हमने दूसरे ने हमसे लिया हुआ। ठीक है, तो अगर ये बराबर बराबर है, कैश और एक्सपेंस एक ही दिन पे हो रहा है, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कैश पहले हो गया और एक्सपेंस बाद में हो रहा है, तो बीच में हम वर्ड देते हैं एडवांस। ठीक है, अगर आपका इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो दोनों के लिए, और अगर कैश बाद में हो रहा है एक्सपेंस पहले हो गया, इसको हम नाम देते हैं डेटर या क्रेडिटर। सो आपका जिस टाइम पे ये दोनों बराबर बराबर हैं, हम कहते हैं हमारी अकाउंटिंग बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, हमको बीच में कोई भी आपके बॉक्सेस ओपन करने की जरूरत नहीं है। बट कैश और एक्सपेंस जब ऊपर नीचे होते हैं तो हमको वर्चुअल अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं, और वो वर्चुअल अकाउंट्स जो होते हैं वो हमारे डेटर या क्रेडिटर हो जाते हैं। क्लियर गाइस, यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है,
ओके, सो आपका संज्ञा संज्ञा बोल रही है नो, व्हाई इट्स नॉट क्लियर? या निताक्षी, लास्ट में हमने बोला कि कि हाँ संज्ञा, मैं फिर बता देता हूँ। लास्ट में हमने बोला कि देखो, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो क्लियर है संज्ञा? निताक्षी, लास्ट में हमने बोला कि जब भी आपका एक कैश एंड एक्सपेंस की चीजें एक साथ नहीं होती हैं, जब वो आगे पीछे होती हैं, जिस केस में हमारा हम बोलते हैं या तो कैश पहले दे दिया या एक्सपेंस पहले हो गया, या एक्सपेंस पहले दे दिया कैश बाद में हो गया, उस टाइम पे हम बोलते हैं कि हमारे कुछ वर्चुअल अकाउंट्स या कुछ अकाउंट्स की हम उसको याद रख पाए कि भाई या तो कैश पहले दे दिया है या एक्सपेंस पहले हो गया है। तो उन चीजों को हम समझने के लिए कि ये चीजें हमारी हुई हैं, इन चीजों को हमको जो है देखना है, उसके लिए हम बीच में वर्चुअल अकाउंट्स ओपन कर देते हैं। वो जो वर्चुअल अकाउंट्स होते हैं, या तो उनका नाम एडवांस होता है, या डेटर होता है, या क्रेडिटर होता है। जो ये वर्चुअल अकाउंट्स होते हैं, ये सिर्फ ये याद रखने के लिए होते हैं कि हमारी या तो एक्सपेंस पहले बाद में हुआ है या कैश पहले बाद में हुआ है, क्योंकि बराबर बराबर मैंने आपको गुड दिया, आपने मुझे कैश दिया, खत्म, मुझे ना आपको याद रखने की जरूरत ना आपको मुझे याद रखने की जरूरत। बट जब वो ऊपर नीचे होते हैं, उस टाइम पे हमको एक दूसरे को याद रखने की जरूरत होती है। तो उस टाइम पे मीनवाइल हम डायरेक्ट इनकी आपस में एंट्री करने की बजाय पहले ये वर्चुअल अकाउंट से ओपन करते हैं, देन वर्चुअल अकाउंट से क्लोज करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे वर्चुअल अकाउंट से करते हैं, देन वर्चुअल अकाउंट से क्लोज करते हैं, वर्चुअल अकाउंट से करते हैं, वर्चुअल अकाउंट से क्लोज करते हैं। सो हमारे जो वर्चुअल अकाउंट्स हैं, ये वर्चुअल अकाउंट मतलब एक तरीके से टेम्परेरी अकाउंट्स बोल सकते हो। ये जो टेम्परेरी अकाउंट्स हैं, ये आपके तब ओपन होते हैं जिस टाइम पे क्या, जब उधार, डेटर क्रेडिटर कब होता है? उधार, मतलब कि एक्सपेंस इनकम या कैश आपस में एक साथ में नहीं डील कर रहे, उस टाइम पे ही हम एडवांस ओपन करते हैं, उस टाइम पे ही हम डेटर ओपन करते हैं, उस टाइम पे ही हम क्रेडिटर ओपन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको याद रखना होता है कि भाई ये चीजें जो हैं अभी के लिए इसको क्लोज नहीं करना है, हम इसको ओपन रख लेते हैं, जिससे याद रहे कि बाद में हमको पैसे का लेन देन करना है, वो अभी क्लियर नहीं। ठीक है संज्ञा, आप क्लियर है? निताक्षी क्लियर है अभी? ओके, सो गाइस आज यहाँ तक करते हैं हम। ठीक है, आपकी बुक्स में जो है आपको एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग दिया हुआ है, इसके और भी हम क्वेश्चंस करेंगे। इसका मेन मतलब होता है कैश एंड एक्सपेंस इनकम्स आर नॉट द सेम थिंग, वो अलग अलग चीजें। ठीक है, तो आज गाइस यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप रजिस्टर्स अपना और पेन लेके बैठना। ठीक है, जिससे कि हम वो अगर करेंगे तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, और जिसके पास बुक्स हैं वो बुक्स भी अपना लेके बैठना। ठीक है गाइस, तो आज के लिए हम यहाँ तक करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।